दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जहां पे एक एप्लीकेशन आपके दूसरे एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करता है, डेटा ट्रांसफर करता है, और आपको चाहिए एक ऐसा सिचुएशन जहां पे कि एक एप्लीकेशन के डाउन होने पे भी दूसरे एप्लीकेशन को कोई इंपैक्ट ना आए, तो आज हम इस आर्किटेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, चाहे ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हो या ना हो, ये एबिलिटी आपके एप्लीकेशन में होना बहुत जरूरी है। मैं आपको पहले डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। जैसे कि मेरे इस पेज पे दो फॉर्म्स हैं, एक यूजर रजिस्टर करने के लिए और एक है यूजर से एक कोड रिक्वेस्ट करने के लिए। तो पहले मैं एक यूजर रजिस्ट्रेशन दिखाता हूं आपको। तो ये मैंने फॉर्म भर दिया, मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूं, मेरा ये यूजर बन गया। आप देखेंगे यहां पे अभी ये आ गया है। मैं इस यूजर को सिलेक्ट करता हूं और क्वांटिटी में रिक्वेस्ट करता हूं 11। अब ये दूसरे एप्लीकेशन में कैसे गया? जी हाँ, मेरे पास दो एप्लीकेशंस हैं। ये मेरा न्यूरॉन V3 वाला मेन एप्लीकेशन डेटाबेस है और मैं अभी जाता हूं एनालिटिक्स में। आप देखेंगे यहां पे एक जो रो नंबर 12 है, वहां पे हमारा एक ये यूजर क्रिएट हुआ, डेमो ZYZ। ओके, मैंने गलत टाइप कर दिया, और डेमो यूजर XYZ ये रजिस्टर हुआ एंड उसके बाद कोड क्रिएटेड और ये पेलोड। तो ये मेरा एक बेसिक जो हैप्पी पाथ है वो चल रहा है। अब अगर किसी रीजन से मैं अपने इस एनालिटिक्स के ऐप को बंद कर देता हूं, जी यहां पे इसको बंद किया, इसको यहां पे बंद किया, और अब अगर मेरे मेन एप्लीकेशन में वापस से कुछ इवेंट्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि वही मेरा जो XYZ वाला यूजर है वो 11 की क्वांटिटी नहीं, चलिए इस बार 100 क्वांटिटी करते हैं। एक दूसरा यूजर ले लेते हैं test4 जो कि 999 की क्वांटिटी करता है, और मेरा यूजर जो कि 199 की क्वांटिटी करता है। अभी ये मेरे मेन एप्लीकेशन में तो आ गया। देखिए यहां पे अगर मैं मेरे कोड्स के टेबल में जाऊं तो जो यूजर आईडी 9, 8 और 1 है, इन लोगों ने 100, 99 और 199 इन तीनों के कोड किए। लेकिन अगर मैं मेरे एनालिटिक्स के डेटाबेस में जाऊं तो मेरा जो लास्ट क्वांटिटी था 11 का, उसके आगे ये बढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा एनालिटिक्स का ऐप तो बंद है। बट जैसे ही वो वापस रनिंग हो जाएगा, अब देखिए इसने कुछ जॉब्स पिक किए एंड इसके चलते मुझे यहां पे और 3 कोड्स मिल गए। ये मेरा क्वांटिटी 100, क्वांटिटी 99 और क्वांटिटी 199। तो इस पूरे चीज से एक चीज ये बहुत क्लियर हुआ कि मेरे एक एप्लीकेशन के, यानी कि इस एप्लीकेशन के वर्किंग में एनालिटिक्स के एप्लीकेशन को अगर मैं डाउन भी कर देता हूं, अगर वो किसी रीजन से डिप्लॉयमेंट के बीच में है, किसी रीजन से सर्वर बंद पड़ गया, तो भी इस एप्लीकेशन के वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये लेवल का फॉल्ट टॉलरेंस आपके एप्लीकेशन में रहना बहुत जरूरी है, और इस वीडियो में मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाला हूं। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो चलिए साथ में देखते हैं कि इस पूरे चीज को हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम समझते हैं ये कॉन्सेप्ट कि एक माइक्रो सर्विस में ये असिंक्रोनस बिहेवियर की जरूरत क्यों है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया, हमारे पास दो क्लियर कट सर्विसेज हैं। एक मेरा मेन एप्लीकेशन है और दूसरा है एनालिटिक्स। मेन एप्लीकेशन अलग अलग तरीके के फायर करेगा, मतलब मेन एप्लीकेशन में अलग अलग तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि यूजर रजिस्टर कर रहा है, यूजर ऑर्डर क्रिएट कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के इवेंट्स मेरे मेन ऐप में परफॉर्म हो सकते हैं। अब ये इवेंट्स अपने हिसाब से वहां से रेज होके इस इवेंट कंज्यूमर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये मान के चलते हैं कि मेन ऐप डायरेक्टली एनालिटिक्स के ऐप को इवेंट देगा, तो प्रॉब्लम यह है कि यहां पे एक टाइट कपलिंग हो गया। यानी कि मेन ऐप ने एनालिटिक्स को डेटा भेजा, अगर एनालिटिक्स ने अगर वो डेटा कंज्यूम नहीं किया, अगर वो एनालिटिक्स ऐप अवेलेबल नहीं है या कोड में कुछ गड़बड़ हो गया, अब मेरा जो मेन ऐप है उसका वर्किंग प्रॉब्लम में आ जाएगा। क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये एनालिटिक्स ऐप को भेजे और कंफर्म करे कि वो हो गया है ना। अगर जॉब फेल होता है तो मेन ऐप को वापस से कुछ रीट्राई करना पड़ेगा, इसका लॉजिक आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, तरह तरीके के कॉम्प्लेक्सिटीज आप
मेन एप्लीकेशन में डाल देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके एनालिटिक्स में कोई फॉल्ट आ सकता है। लेकिन अगर मैं एक क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बाउंड्रीज बनाऊं तो मेन ऐप के अंदर ऐसा कोई कोड होना ही नहीं चाहिए जो कि एनालिटिक्स के बिहेवियर को अज्यूम करे या फिर उसके बेसिस पे कोड लिखा जाए। तो इसलिए हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करते हैं, हम एक क्लियर बाउंड्री बनाते हैं। एक मेरा सर्विस है जो मेन एप्लीकेशन है और एक सर्विस है जो कि मेरा एनालिटिक्स एप्लीकेशन है, और बीच में मेरा ये कंज्यूमर बैठता है। ठीक है, अब ये कंज्यूमर कई तरीके के हो सकते हैं। मैंने यहां पे एक बॉक्स बनाया है क्योंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइप के कंज्यूमर पे फोकस नहीं करना चाहता हूं। मैं फोकस करना चाहता हूं कि ये क्यों चाहिए। वर्किंग ऐसा होगा, मेन एप्लीकेशन अपना इवेंट का डेटा कंज्यूमर को भेजता है और उसका काम खत्म हो गया। कंज्यूमर ने बोला मेन ऐप मुझे आपका डेटा मिल गया और मेन ऐप का काम यहां खत्म। अब एनालिटिक्स ऐप क्या करता है, वो इवेंट कंज्यूमर को बोलता है भाई तेरे पास कुछ काम है क्या। अगर इवेंट कंज्यूमर बोलता है हाँ मेरे पास काम है, तो वो उस इवेंट को लेगा, उसको प्रोसेस करने की कोशिश करेगा। अगर इवेंट कंज्यूमर बोलता है नहीं है, तो एनालिटिक्स ऐप कुछ नहीं करेगा। ये हो गया एक क्लियर बाउंड्री डेफिनेशन। दोनों ऐप के अपने अपने क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एनालिटिक्स को पता नहीं मेन ऐप कब क्या कर रहा है, एंड मेन ऐप को पता नहीं कि एनालिटिक्स ने उस डेटा को कंज्यूम किया कि नहीं। अब अगर आप देखें वापस से एक पूरे आर्किटेक्चर में ये जो हमारा कंज्यूमर है, फिर ये एक बहुत ही पिवोटियल रोल प्ले करता है। अगर ये बंद पड़ गया तो मेरा मेन ऐप से कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकता है, मैंने एनालिटिक्स ऐप से कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकता है। लेकिन इन दोनों को इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं जनरली क्या सजेस्ट करता हूं कि आपका जो कंज्यूमर है ये काफी तरीके के हो सकता है। एकदम बेसिक लेवल पे आप एक रेडिस का इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, रैबिट एमक्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप हाई स्केल पे जा रहे हैं तो आप बड़े बड़े फैक्टर्स जैसे काफका वगैरह यूज कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके लिए ये कंसिडर करना कि ये कंज्यूमर बंद नहीं पड़ना चाहिए। एंड इसलिए टिपिकली मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप रेडिस के साथ जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप AWS पे हैं, तो आप उनका मैनेज्ड सर्विस लीजिए। ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, बट ये आपके ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत की कंपोनेंट है। अगर ये बंद पड़ता है तो आपका वर्किंग में प्रॉब्लम आ सकता है, आपका डेटा लॉस हो सकता है, एंड हेंस दैट मैनेज्ड सर्विस का जो कॉस्ट है वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसकी रिलायबिलिटी है ना। ये दोनों एप्लीकेशन हाईली रिलायबल तभी होंगे जब आपका ये कंज्यूमर रिलायबल है। रेडिस अगर आप मैनेज होस्टिंग लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। मैंने रेडिस यूज किया है, मैंने रैबिट एमक्यू यूज नहीं किया है अभी तक, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लैरावेल के साथ काम करता हूं और उसका रेडिस का इंटीग्रेशन बहुत स्मूथ है। मैंने कुछ एप्लीकेशंस में इवन की लैम्डा फंक्शंस भी यूज किए हैं। लैम्डा फंक्शंस क्यों यूज किए हैं कि मेन एप्लीकेशन एक एपीआई कॉल करता है लैम्डा को, ओके, और उसमें एक पेलोड भेज देगा। अब लैम्डा के साथ बढ़िया चीज ये है कि ये सर्वरलेस है, ये कभी डाउन नहीं होता, इसको स्केल करने में कोई परेशानी नहीं है। आपके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट भी अगर आ गए तो आप कितने भी लैम्डा फंक्शन स्पिन अप कर सकते हैं। और लैम्डा फंक्शन का काम क्या है ऐसे सिचुएशंस में? बड़ा ही सिंपल है, वो पेलोड लेता है, वो एसक्यूएस में डालता है, बात खत्म हो गया। इसके आगे उसे और कुछ नहीं करना है। और ये मैं एसक्यूएस में क्यों डालता हूं? क्योंकि एसक्यूएस का भी रिटेंशन कैपेसिटी बहुत बड़ा है। बट द होल आइडिया इज के मेन एप्लीकेशन लैम्डा पे डेटा डालता है और मेन एप्लीकेशन का काम खत्म। लैम्डा क्योंकि ऑलवेज ऑन है, ये कभी डाउन नहीं होता, वो उस पेलोड को लेगा, एसक्यूएस में डाल देगा, उसका काम खत्म। एंड उसके बाद जो दूसरे एप्लीकेशंस हैं जैसे कि एनालिटिक्स हो गया या फिर दूसरे कुछ आपके सर्विसेज, वो उस डेटा को कंज्यूम करेंगे और फिर बोलेंगे कि ये वाला काम हो गया, है ना। तो ये है ओवरऑल आर्किटेक्चर। एक बहुत ही रिलायबल फॉल्ट टॉलरेंट आर्किटेक्चर बनाने के लिए इस तरीके का आर्किटेक्चर बहुत जरूरी है। ऐसे कंपोनेंट्स को आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो कहाँ ब्रेक होते हैं, और उस हिसाब से उस ब्रेकिंग पॉइंट को आपको हैंडल करना पड़ेगा, है ना। तो अब समझते हैं कि ये जो
फॉल्ट टॉलरेंस हमने क्रिएट किया है, ये मेन एप्लीकेशन में कोड किस तरीके से है और एनालिटिक्स एप्लीकेशन में किस तरीके से है। चलिए, तो ये दो माइक्रो सर्विसेज के लिए मेरे पास दो कोड बेसेस है। मैं कर्सर में जाता हूं, मेरा एक कोड बेस है न्यूरॉन V3 और दूसरा है एनालिटिक्स। ठीक है, तो अब मैं ये सारी चीजों को बंद कर देता हूं और सिर्फ कोड कंट्रोलर को रखता हूं। ये मेरा मेन पेज है जो कि आपने यूआई में देखा रहेगा। ठीक है, यहां पे मैं एक यूजर क्रिएट कर सकता हूं, एक रिक्वेस्ट कोड क्रिएट कर सकता हूं, जैसा डेमो में मैंने आपको दिखाया। अब हो क्या रहा है, अंडरलाइन, जब एक यूजर क्रिएट होता है तो यूजर क्रिएशन के रजिस्ट्रेशन के स्टोर मेथड को हम कॉल करते हैं। यहां पे मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में मेरा बेसिक वैलिडेशन है जो कि प्रोफाइल रूल्स को ले रहा है, और फिर एक यूजर क्रिएट एक्शन है जो कि यूजर क्वेरी क्रिएट करके ये यूजर क्रिएट करता है, और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे एक इवेंट रेज हो रहा है। ये हो गया मेरा यूजर रजिस्ट्रेशन। सिमिलरली मेरा कोड क्रिएट करने के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट क्लास है जहां पे मैं बेसिक वैलिडेशंस करता हूं, फिर एक्शन है जो डेटाबेस में परसिस्ट करता है, और फिर एक इवेंट रेज करता है। अब दोनों सिचुएशन में अगर आप देखेंगे मेरा एक इवेंट रेज हो रहा है। तो चलिए पहले इवेंट्स को समझते हैं। ये दो इवेंट्स है, कोड क्रिएटेड और यूजर रजिस्टर्ड। अब इन दोनों इवेंट्स को लिसन करने वाला मेरे पास दो लिसनर है। एक है सेंड यूजर रजिस्ट्रेशन टू एनालिटिक्स। अब देखिए यहां पे ये मेरा हैंडलर है, यूजर रजिस्टर्ड का जो इवेंट है उसको मैं टाइप हिंट कर रहा हूं, इसकी वजह से ये रजिस्टर हो जाता है। इस लिसनर को पता है कि जब भी ये इवेंट रेज होगा तो मुझे यहां पे ऐसा हैंडल करना है। सिमिलरली सेंड कोड क्रिएट टू एनालिटिक्स, ये भी एक कोड क्रिएटेड इवेंट को लिसन करता है, और यहां पे कोड अगर आप देखेंगे दोनों में काफी हद तक सिमिलर कोड है। क्या हो रहा है, यूजर सेंड यूजर रजिस्ट्रेशन में मैं कनेक्शन जो है मेरा क्यू रेडिस, उस पर मैं पुश रॉ कर रहा हूं। पुश रॉ एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना जरूरी है कि मैं पुश रॉ क्यों कर रहा हूं, मैं जॉब क्यों नहीं फायर कर रहा हूं। आपको कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि ये इतना एडिशनल आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ला रहा है। तो देखिए बात यह है कि अगर आप एक जॉब रेज करते हैं वो क्यू में जाएगा। अब उस जॉब का जो डेटा है वो क्यू में सीरियलाइज होता है पहले। अब जब वो सीरियलाइज होता है ना, तो उस जॉब का जो नेम स्पेस है, उसका जो सिग्नेचर है, ये पूरा सीरियलाइज करके आपके क्यू में चला गया। यानी अब जो उस जॉब को रीड करने वाला वर्कर है उसके पास भी सेम नेम स्पेस का, सेम सिग्नेचर का एक जॉब होना चाहिए, अदरवाइज वो उस जॉब को कंज्यूम नहीं कर पाएगा। यानी कि अब आपने एक लेयर ऑफ डिपेंडेंसी डाल दी कि आपके न्यूरॉन V3 या फिर आपका जो मेन एप्लीकेशन है उसमें जिस तरीके का नेम स्पेसिंग है, जिस तरीके का सिग्नेचर है, एग्जैक्टली वही आपको एनालिटिक्स में रेप्लिकेट करना पड़ेगा। और यकीन मानिए इस सिचुएशन में आपके कोड में बग्स आ सकते हैं। इसीलिए इसको डीकपल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक रॉ पेलोड बनाते हैं। रॉ पेलोड में क्या होता है, जेसॉन एनकोड एक इवेंट का नाम है और एक पेलोड है। दोनों जगह पे अगर आप देखेंगे इवेंट का नाम है, पेलोड है। पेलोड डिफर कर सकता है, आप यहां पे डेटा ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं और उसमें एक तरीके का मैं क्या बोलूं, कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। बट मैं यहां पे आपको यह दिखाना चाहता था कि मैं यहां पे ये फ्लेक्सिबिलिटी रख रहा हूं कि मैं जॉब फायर नहीं करूंगा। जो मेरा इवेंट लिसनर है वो एक रेडिस में डेटा डाल देगा। ठीक है, दोनों ने अपना अपना ये काम कर दिया। अब देखते हैं ये एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है और बिहाइंड द सीन्स हमें डेटा कैसे मिलता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं यूआई में एक यूजर रजिस्टर करता हूं वापस से, डेमो यूजर 2, क्योंकि मैंने डेमो यूजर 1 इंग्लिश वाले वीडियो के लिए बनाया था। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको पहले मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता हूं। एनालिटिक्स ऐप में ये जॉब्स चल रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूं, इसको बंद कर देता हूं, फिर मैं यहां से क्रिएट करता हूं। अभी क्या हुआ, यहां से डेटा गया। ये यूजर डेमो 2, इसने एक लेट से कोड भी क्रिएट किया 1 2 3 क्वांटिटी का, ये भी मैंने डाल दिया। अब ये दो चीजें मेन ऐप से चली गई हैं, लेकिन मेरा एप्लीकेशन बंद है। तो यहां पे अगर मैं पहले डेटाबेस में जाऊं, ये मेरा एनालिटिक्स का डेटाबेस है, मैं पहले मेन एप्लीकेशन के डेटाबेस में जाता हूं। मुझे यूजर में ये नया यूजर दिख रहा है, मुझे कोड्स में
एक नया कोड दिख रहा है जो कि है यूजर आईडी 7। अगर आप देखेंगे इस यूजर का यूजर आईडी था 7 demo2 यूजर, एंड उसने एक कोड किया है जिसका क्वांटिटी है 1 2 3। अब ये मेरे मेन एप्लीकेशन में तो है, बट एनालिटिक्स का जो डेटाबेस है वहां पे अगर मैं दिखाऊं, मेरे पास एक एनालिटिक्स इवेंट्स का टेबल है जहां पे मैं सारी चीजें कंज्यूम करता हूं। और यहां पे अगर आप देखेंगे यूजर 6 यानी demo1 abc, ये यूजर आया है, उसके 3 कोट आए हैं जो मैंने इंग्लिश वाले वीडियो में किया था, बट इस वीडियो का कोई भी डेटा नहीं आया। अब अगर मैं आपको मेरा mredis दिखाऊं जो कि मेरा रेडिस का क्लाइंट है, वहां पे आप देखेंगे ये 2 इवेंट्स पड़े हुए हैं। पहला इवेंट है यूजर रजिस्टर्ड, यूजर आईडी 7 है ना, यूजर रजिस्टर्ड का मेरा इवेंट है, पेलोड में यूजर आईडी 7 है, demo2 @abc, बराबर। ये पेलोड मेरा पेंडिंग है, और दूसरा मेरा कोड क्रिएटेड का पेलोड पेंडिंग है। अब क्या होता है, अगर मैं पहले क्यू वर्क पे डाल दिया, अभी तक इसके पास कोई क्यू में जॉब नहीं है, ये लिसन तो कर रहा है बट इसके पास जॉब नहीं है, और यहां पे रेडिस में अभी भी पड़ा हुआ है। जॉब तब फायर होगा जब मैं एनालिटिक्स लिसन करूंगा। अब देखिए यहां पे ये 2 जॉब्स फायर हो गए। मेरा रेडिक्स का ये पूरा डेटाबेस अभी क्लियर है, इसमें कोई पेंडिंग जॉब नहीं है। और अगर मैं डेटाबेस दिखाऊं तो यहां पे मेरा यूजर रजिस्टर्ड और यूजर कोड क्रिएटेड, ये दोनों चीजें अभी मेरे एनालिटिक्स डेटाबेस में आ गई। और यही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि मेरा जो मेन एप्लीकेशन है वो इवेंट्स रेज कर रहा है, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया था। उसने यूजर रजिस्टर्ड ऑर्डर क्रिएट के इवेंट्स रेज किए, रेडिस पे चला गया, वो वहां पे स्टोर्ड था, एनालिटिक्स तभी बंद था, है ना। और जब हमने एनालिटिक्स को चालू किया, ये डेटा कंज्यूम हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि हम एनालिटिक्स के कोड में क्या कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले जाते हैं एनालिटिक्स में। हमारे पास एक कमांड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कमांड क्या करता है, एनालिटिक्स लिसन। ये इसने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह किए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम एक वाइल लूप लगा रहे हैं। ये एक इनफाइनाइट काइंड ऑफ लूप है जो कि चलता रहेगा और ये मेरे रेडिस के कनेक्शन को लिसन करता रहता है। अगर इसे कोई भी डेटा मिलता है तो मैं उस डेटा को यहां पे डिकोड करता हूं और मैं रॉ मैसेज लेता हूं। ये डिकोडेड जो मैसेज है उस पे से मैं इवेंट और पेलोड लेता हूं। ठीक है, बाकी का कोड अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये समझ के चलिए ये एक वाइल लूप है जिसके अंदर की ये टर्मिनल लेवल पे कॉन्स्टेंटली रेडिस को रीड कर रहा है, एक इंटरवल पे उसको पोल करता है, देखता है कुछ है कि नहीं। ठीक है, अगर मुझे यहां पे कुछ डेटा मिला तो मैं राउटर डॉट डिस्पैच इवेंट और पेलोड ये 2 चीजें भेजता हूं। और ये राउटर डॉट डिस्पैच बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये राउटर डॉट डिस्पैच क्या करता है, ये सबसे पहले देखता है इवेंट जो है। ठीक है, हम 2 चीजें भेज रहे हैं, इवेंट जो कि है मेरा डीकोड इवेंट, और अगर आपको याद रहेगा आई थिंक अभी कंप्लीट हो गया है, बट हम पेलोड में 2 चीजें भेज रहे थे, इवेंट एंड पेलोड, है ना। तो ये मेरा है डिकोड इवेंट का इवेंट और ये डिकोडेड इवेंट का पेलोड। ये मैंने दोनों चीजें भेज दी। यहां पे मैंने एक मैच फंक्शन लगाया है। अगर मेरा इवेंट है यूजर डॉट रजिस्टर्ड तो ये वाला जॉब फायर करो, अगर है कोड क्रिएटेड तो ये वाला जॉब फायर करो। बाय डिफॉल्ट मैं बोल देता हूं कि ये अननोन इवेंट है तो मेरे लिए वो कंज्यूम करने का कोई मतलब नहीं है। और इस तरीके से हमने एक डीकपल्ड आर्किटेक्चर क्रिएट किया। 2 अलग अलग एप्लीकेशंस के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो अपने अपने काम को करके आगे बढ़ जाते हैं और यहां से क्रिएट होता एक हाई लेवल ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। बिकॉज मुझे अभी अगर एनालिटिक्स के ऐप में कोई कोड चेंज करना है, उसे डिप्लॉय करना है, मेरे को वो डर नहीं है कि भाई वो टाइम पे अगर मेन एप्लीकेशन से कोई इवेंट्स रेज हुए तो मैं उसे मिस कर जाऊंगा, मेरा डेटा लॉस हो जाएगा, इवेंट्स मिस हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा कंज्यूमर जो है वो फॉल्ट टॉलरेंट है, वो डेटा अपने पास रखता जाएगा जब तक मेरा एनालिटिक्स ऐप वापस ऑन नहीं होता है। और वो जैसे ही ऑन होगा वो अपने हिसाब से डेटा को कंज्यूम करने लगेगा। इसका और एक फायदा जो है वो ये है कि इस पूरे चीज में अगर आप देखेंगे आपके पास डेटा को कंज्यूम करने का एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल मैकेनिज्म है। अगर आपके मेन एप्लीकेशन पे बहुत सारा लोड आ गया तो बहुत सारे इवेंट्स रेज होंगे,
तो क्या आपको आपका एनालिटिक्स के एप्लीकेशन को भी उतना ही स्केल करना पड़ेगा? मतलब नहीं बैठता है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा एनालिटिक्स एप्लीकेशन जो कि लेट्स से एक मेन एप्लीकेशन लैरेवल ऐप है और 2 क्यू वर्कर है, अगर मेरे पास बहुत सारे इवेंट्स भी आ गए, तो क्योंकि वो मेरे रेडिस में स्टोर होता जा रहा है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरा कंज्यूमर एक प्रेडिक्टेबल फ्रीक्वेंसी से उनको कंज्यूम करता रहेगा और मेरे को मेरा थ्रूपुट पता है, मेरे बाकी के कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाते हैं। अगर मुझे कुछ एक्चुअली चेंज करना है तो वो है कि कंज्यूमर अपने आप में डेटा कितनी देर तक और कितना सारा होल्ड कर सकता है। और बिलीव मी, ऐसे पेलोड स्टोर करने के लिए आपके पास अगर आपका एक रेडिस इंस्टेंस है जो कि 4 GB या 3 GB का भी है, तो आप बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आप कितने मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स स्टोर कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल यू आर रियली सेंडिंग अ ह्यूज पेलोड, जो कि आइडियली नहीं होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप इस चीज़ को इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए एक स्केलेबल आर्किटेक्चर बनाने के लिए। तो जी हाँ, ये एक मेरा आर्किटेक्चरल ओवरव्यू था ऑफ आपके माइक्रो सर्विसेज कैसे असिंक्रोनसली चलने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके हर छोटे से चीज़ के लिए आप एक माइक्रो सर्विस बनाएं। बिजनेस जिस तरीके से काम करता है उस हिसाब से आपके माइक्रो सर्विसेज बनने चाहिए। माइक्रो सर्विसेज आपके बिजनेस को प्रॉपरली डिफाइन करने चाहिए और माइक्रो सर्विसेज के वजह से आपके पास एक हाई लेवल ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस आ सकता है अगर आप आपका आर्किटेक्चर प्रॉपरली करें तो। जी हाँ, यही कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको ऐसे और कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।